नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। विदेशी अभिनेत्री का मोबाइल हुआ चोरी। वृंदावन में गाने की शूटिंग के समय गायब हुआ मोबाइल। लखनऊ से ऑपरेट हो रहा था नोएडा का हवाला कारोबार। 2 का 3 स्कीम के तहत ब्लैकमेल को किया जा रहा था वाइट। देश भर में है एजेंट। मिर्जापुर में दूषित जलापूर्ति से लोग परेशान। पालिका अध्यक्ष के मोहल्ले में शुद्ध जल की दरकार। मिनी ट्यूबवेल और हैंडपंप बना शोपीस। और जालौन में कागज फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे में मशक्कत कर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर राख। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मथुरा के वृंदावन में केसी घाट पर एक गाने की शूटिंग कर रही विदेशी अभिनेत्री का मोबाइल चोरी हो गया। कीमती मोबाइल चोरी होने की जानकारी मिलते ही शूटिंग में लगी टीम खोजने में जुट गई, लेकिन जब कहीं नहीं मिला तो इसकी शिकायत कोतवाली पहुंचकर पुलिस को दी। यमुना किनारे चल रही थी शूटिंग, जिसके दौरान ये वाकया हुआ। वृंदावन के यमुना किनारे केसी घाट पर एक गाने की शूटिंग चल रही थी। केसी घाट पर चल रही शूटिंग में कोलंबिया निवासी अभिनेत्री उलियाना अभिनय कर रही थी। उलियाना पिछले कुछ समय से वृंदावन में रह रही है और उन्हें अपना नाम अंबिका दासी रख लिया है। अंबिका अपनी टीम के साथ केसी घाट पर गाना शूट कर रही थी। इसी दौरान अज्ञात चोर ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। अज्ञात चोर अभिनेत्री का iPro 13 मोबाइल शूटिंग के दौरान चोरी करके ले गया। मोबाइल चोरी होने की जानकारी अभिनेत्री अंबिका को तब हुई जब उन्होंने ब्रेक के दौरान अपना फोन चेक किया। जिस जगह फोन रखा था वहां नहीं मिलने पर अंबिका ने इसकी जानकारी टीम को दी। टीम के सदस्यों ने मोबाइल को तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। काफी देर तलाश करने के बाद जब मोबाइल कहीं नहीं मिला, तब इसकी जानकारी देने अंबिका अपनी टीम के साथ वृंदावन कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस को मोबाइल चोरी होने की शिकायत लिखित में दर्ज कराई। शिकायत करने के बाद थाना पहुंची अंबिका के सहयोगी अनुराग ने बताया कि चोरी की गई मोबाइल की कीमत करीब 1.5 लाख रुपया है। फोन पर काफी देर तक रिंग गई, बाद में उसे बंद कर दिया गया। पुलिस से शिकायत कर दी गई है। नोएडा में पकड़ा गया 2 करोड़ 63 लाख कैश ब्लैक मनी का पूरा नेटवर्क लखनऊ से ऑपरेट किया जा रहा था। यह पूरा काला कारोबार एक स्कीम के तहत किया जा रहा था, जिसे 2 का 3 नाम दिया गया था। यानी 2 करोड़ रुपए ब्लैक मनी दो और 3 करोड़ रुपए RTGS के रूप में ले जाओ। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बताया कि इस समय देश के अलग अलग राज्यों में 5 टीम में 30 लोग सर्च कर रहे हैं। इसमें 2 स्थानों पर दिल्ली में 2, नोएडा और एक स्थान पर लखनऊ में सर्च की जा रही है। दरअसल बड़ी कंपनियों को CSR फंड के तहत एक तय राशि सामाजिक कार्यों में खर्च करनी होती है। गिरफ्तार किए गए हवाले के एजेंट CSR फंड में ही सेंधमारी शुरू कर दी थी। आरोपी बड़ी कंपनियों के मालिकों से संपर्क करके उनके CSR फंड का हिस्सा अपनी फर्जी कंपनियों में डाल लेते थे। इसमें शर्त यह थी कि बड़ी कंपनियां आधा या कुछ कम पैसा वापस करने को कहती थी। इसे ऐसे समझे कि A जो एक कंपनी है ब्लैक मनी एजेंट है, B शेल या फर्जी कंपनी है और C जो कि CSR कंपनी है। सी कंपनी का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ का है। नियम के तहत उसे टर्नओवर का 2% पैसा CSR फंड में खर्च करना होता है। यह पैसा बचाने के लिए वह बी कंपनी को 2 करोड़ रुपये देता है। शर्त यह है कि इसमें से 1 करोड़ रुपया वापस सी को चाहिए। अब बी कंपनी के एजेंट ए जैसे लोगों को ढूंढते हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट करना चाहते हैं। बी कंपनी के पास ब्लैक मनी लेकर आने वाले लोगों को वह स्कीम बताते हैं कि आप यदि 2 करोड़ रुपए ब्लैक के व्हाइट कराना चाहते हैं तो उसका
33% कमीशन लगेगा और आपको आरटीजीएस के रूप में 3 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, जिसमें से 1 करोड़ रुपए वापस मेरी दूसरी कंपनी में डालना होगा। 1 करोड़ रुपया जो बी कंपनी में आया उसे सी के साथ जो शर्त थी उसे वापस चेक के जरिए दे दिया जाता है। सी को पैसा मिल गया था और बी कंपनी को दोनों तरफ से कमीशन और ए कंपनी का ब्लैक मनी व्हाइट हो गया। इनकम टैक्स अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बी कंपनी के सैकड़ों एजेंट देश भर में सक्रिय है, जिनकी 3 कैटेगरी है, शीर्ष, मध्यम और लो कैटेगरी। नोएडा पुलिस ने कुल 9 लोगों को पकड़ा था। इस गिरोह में एक महिला एजेंट भी है जो अपने आईएएस और आईपीएस अधिकारी होने का दावा कर रही थी। ये शीर्ष एजेंट है। वह शीर्ष एजेंट में एक आदर्श श्रीवास्तव को कल लखनऊ में छापा मारकर इनकम टैक्स अधिकारियों ने पकड़ा था। इनकम टैक्स अधिकारियों से बचने के लिए इसमें खुद को बाहर से अपने घर में बंद कर लिया था। इसके बाद वह अपने घर से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके पास से 100 करोड़ ब्लैक के वाइट करने और काफी डेटा भी मिले हैं। वहीं दिल्ली के करोल बाग में अपने 90 लाख रुपए की बेहिसाबी नकदी को 1.5 गुना आरटीजीएस में बदलने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति राकेश कुमार नाम का जो है वो पकड़ा गया है। कुछ अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की गई है और अपनी नगद राशि को आरटीजीएस की अपेक्षाकृत बड़ी राशि में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नगर के गणेशगंज मोहल्ला स्थित पालिका अध्यक्ष के घर के पीछे बसे रघुनाथ दास की गली और आसपास के नागरिक दूषित पानी पीने को विवश है। नगरपालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल के पीछे बसने के बावजूद उन्हें शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है। कहने को तो मोहल्ले में हैंडपंप और मिनी ट्यूबवेल लगा है, लेकिन करीब 1 वर्ष से हैंडपंप और मिनी ट्यूबवेल खराब होकर महज 100 पीस बनकर रह गए हैं। नहाने और पेयजल के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। पाइप से आ रहा पानी गंदा है। मोहल्ले के निवासी राकेश गुप्ता ने बताया कि करीब 4 माह से पेयजल के नाम पर पाइप से गंदा पानी की आपूर्ति की जा रही है। करीब चंद फरलांग दूर स्थित पालिका कार्यालय और पड़ोस में बसे पालिका के अध्यक्ष के रहते के बावजूद समस्या का समाधान केवल वादों से किया जा रहा है। लिहाजा समस्या जस की तस है। गर्मी से आरंभ हुई दूषित पेयजल की आपूर्ति आज भी जारी है। बंटी मोहनवाल बताया कि मोहल्ले के लोगों ने कई बार पालिका में शिकायत दर्ज कराई है। हर बार केवल पालिका कर्मी आकर 1-2 जगह खुदाई करके चले जाते हैं, लेकिन गंदा पानी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हर बार लीकेज खोजने की बात कहकर केवल वादा ही किया जाता है। लोगों ने दूषित पेयजल की आपूर्ति कर जीवन के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को रोके जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। मोहल्ले से हरिराम सोनी, राकेश गुप्ता, विंध्या निवासी प्रसाद, गोपाल जी गुप्ता और रवि मोदन आदि ने शुद्ध पेयजल की मांग की है। ट्यूबवेल जांच कराने पर जोर दिया है। लोगों ने करीब 1.5 लाख खर्च करके लगाए गए मिनी ट्यूबवेल के फ्लॉप होने के भी जांच कराए जाने पर जोर दिया है। इस संबंध में पालिका के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि संबंधित विभाग के कर्मी से जानकारी ली गई थी। उन्होंने समस्या का समाधान हो जाने की जानकारी दी थी। आज मुझे बताया गया है कि इस पर जल्द कार्रवाई करते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का काम तुरंत ही किया जाएगा। जालौन के कापली क्षेत्र में स्थित कागज फैक्ट्री में देर शाम को आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे कागज फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों के भारी अफरा तफरी मच गई। आग की लपेट देखकर फैक्ट्री कर्मचारियों ने दमकल को सूचना दी। जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। कागज फैक्ट्री में आग लगने की घटना कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरदोली की है। यहां सबसे बड़ी कागज फैक्ट्री स्थापित है। शनिवार देर शाम को फैक्ट्री में आग लग गई थी। कागज और कच्चे माल होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया था। देखते ही देखते आग की लपटें 3 मंजिला तक उठने लगी। इसे देखकर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर दहशत में आ गए। उन्होंने सबमर्सिबल खोलकर आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। तेजी से बढ़ती आग को देखकर फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक
आग से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कागज और कच्चा माल जलकर राख हो गया था। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग की जानकारी पर फैक्ट्री मालिक भी पहुंच गए, जो आग से जले माल की कीमत का आकलन कर रहे हैं। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। मथुरा के वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से जिले के न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने मीटिंग की। मंदिर के गौस्वामी समाज के साथ हुई बैठक में सुझावों पर मंथन हुआ तो कुछ पॉइंट को लेकर चर्चा की गई। करीब 1.5 घंटे तक चली मीटिंग में गौस्वामी समाज ने कुछ सुझाव दिए तो अधिकारियों ने उन पर अमल करने के लिए आपसी सहमति बनाकर अमल में लाए जाने को लेकर मंथन किया। अधिकारियों ने बांके बिहारी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए तो उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कतों को लेकर जिले के अधिकारियों को की जमकर क्लास ली। मुख्यमंत्री के तलक तेवर के बाद अब अधिकारी बेहतर इंतजाम को लेकर रास्ता खोजने में ढूंढ गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को मंगला आरती के दौरान बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से दर्शन कर सके, इसके लिए जिले के अधिकारियों ने मंदिर की पूर्ववर्ती व्यवस्था में बदलाव किया था। लेकिन इस बदलाव से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने की बजाय परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 4 महीने से कई बार अधिकारी प्लान बना रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। श्री बांके बिहारी मंदिर के मोहन बाग में जिला जज राजीव भारती, जिलाधिकारी पुलकित खरे, एसएसपी अभिषेक यादव, सिविल जूनियर डिवीजन एवं मंदिर प्रशासन कोमल शुक्ला ने अधीनस्थ संघ सेवायतों से बैठक कर सुझाव मांगे हैं। मोहन बाग में हुई बैठक में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए गौस्वामियों और अधिकारियों द्वारा कुछ सुझाव दिए, जिनमें 5 पॉइंट मुख्य थे। अधिकारियों ने सभी सेवायतों के सुझावों को दर्ज किया। उसके अलावा मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के कई सुझाव सेवायतों ने दिए। कुछ सेवायतों ने प्रवेश द्वारों को नीचे जमीन तक करवाकर स्लैब बनवाने का भी सुझाव दिया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन और आसपास के क्षेत्र, बाजार, पार्किंग, विद्युत आदि की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं एवं जनपद वासियों को किसी प्रकार की अव्यवस्था, असुविधा का सामना न करना पड़े कि उसके दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के मोहन बाग में हुई मीटिंग में एडीजे संजय चौधरी, एसपी सीटीएम पी सिंह, सचिव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण राजेश कुमार, अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह, सीओ सदर प्रवीण मलिक, मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा, मंदिर के सेवायत रजत गोस्वामी, शैलेंद्र गोस्वामी, प्रणव गोस्वामी, ब्रजेश गोस्वामी, बालकिशन गोस्वामी, अशोक गोस्वामी, गोपेश गोस्वामी, विक्की गोस्वामी, विलास गोस्वामी
आभास गोस्वामी और सोमनाथ गोस्वामी के साथ गोस्वामी परिवार उपस्थित रहा। यूपी के हरदोई में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदा भक्त सिंह की कोठी में नकली खाद बनाने का कारोबार चलता मिला। कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी करके निर्माण सामग्री बरामद की है। मामले में पूर्व मंत्री के पौत्र समेत 5 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। कृषि विभाग की टीम ने बरामद सामग्री को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पूर्व मंत्री के पौत्र ये निर्माण कार्य करा रहे थे। शहर को कोतवाली इलाके में नकली खाद बनाने की शिकायत पर शुक्रवार देर रात सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता के नेतृत्व में कृषि विभाग और पुलिस अधिकारियों की टीम छोटा चौराहा स्थित प्रताप भवन में पहुंची। साई निवास प्रताप भवन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदा भक्त सिंह का है। उनके निधन के बाद उसमें उनके पौत्र सुरेंद्र सिंह उर्फे सोनू रहते हैं। देर रात हुई छापेमारी में मौके पर से एक दुकान में टडियावाल के आसा गांव के प्रेम प्रकाश, अनंतराम, अरविंद और शाहबाद के नारणपुरा गांव के नन्हे अवैध रूप से उर्वरक का निर्माण और पैकिंग करते मिले थे। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार साहू ने बताया कि इन व्यक्तियों से जब उर्वरक निर्माण के संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि सुरेंद्र सिंह उर्फे सोनू उर्वरक निर्माण पैकिंग करा रहा है। टीम ने सुरेंद्र सिंह उर्फे सोनू से निर्माण और पैकिंग कार्य संबंधी अभिलेख मांगे गए, जिसे वो मौके पर नहीं दिखा सके। इसके बाद छापेमारी टीम ने प्रथम दृष्टिया उर्वरक निर्माण और पैकिंग को संदिग्ध मानते हुए उक्त दुकान को सील कर दिया। टीम ने दुकान से एक पैकिंग मशीन, एक कांटा, एक बेड सीलर, रुदारा बायोटेक ब्रांड के खाली प्रिंटेड पैकेट बरामद किए हैं। वहीं 49 बोरी काला दानेदार डीएपी का सामान, फेरस सल्फेट बनाने के लिए 10 बोरी सफेद महीन दानेदार, 53 बोरी फेरस सल्फेट, 5 बोरी सफेद सीमेंट मिले हैं, जिसे सीज कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। कृषि अधिकारी ने नकली खाद फैक्ट्री के आरोपी संचालक सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू के अलावा मौके पर मिले प्रेम प्रकाश, अनंतराम, अरविंद, नन्हे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा सभी नमूनों को प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में आईएमएस बीएचयू को संदिग्ध डेंगू मरीजों के 9 सैंपल भेजे गए हैं। अब तक कुल 130 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें 121 परिणाम प्राप्त हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरगोविंद सिंह के मुताबिक 121 में डेंगू पॉजिटिव गाजीपुर के 83 और अन्य जनपद के 4 मरीज हैं, जबकि नेगेटिव 34 मिले हैं। अन्य जनपद से सूचित कुल 20 मरीज की संख्या प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक जनपद में डेंगू के पॉजिटिव कुल 103 मरीज सामने आए हैं। जिला अस्पताल गाजीपुर में डेंगू के लिए आरक्षित बेड की संख्या 25 है, जिनमें भर्ती संदिग्ध डेंगू मरीजों की संख्या 10 और 15 बेड खाली है। गाजीपुर के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू के लिए आरक्षित बेड की संख्या 60 है, जिसमें भर्ती संदिग्ध डेंगू मरीजों की संख्या 7 जबकि 53 बेड खाली है। गाजीपुर के निजी अस्पतालों में डेंगू के लिए आरक्षित बेड की संख्या 32 है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से बुखार से भयभीत होने की बजाय घरों और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की अति आवश्यक बताया है। साथ ही बताया कि मात्र प्लेटलेट का कम होना डेंगू का लक्षण नहीं है, अन्य बीमारियों में भी प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है। डेंगू स्वयं ठीक होने वाली बीमारी है। डेंगू के इलाज के लिए कोई विशेष दवा उपलब्ध नहीं है। बुखार कम करने के लिए मात्र पैरासीटामोल दवा की जरूरत होती है। आइब्रुफेन और डिस्प्रिन इत्यादि का सेवन बिल्कुल न किया जाए। बीमारियों से बचाव के लिए घरों के आसपास, छतों पर तथा घरों के अंदर कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। घरों के आसपास के जल भराव का निस्तारण पंचायती राज विभाग और नगर विभाग के सहयोग से करवाना जाना चाहिए। घरों के अंदर और छतों पर अनावश्यक वस्तुओं जैसे पुराने टायर, प्लास्टिक अथवा मिट्टी के पुराने बर्तन, बॉटल, ग्लास, नारियल के खोल आदि को तत्काल हटा देना चाहिए। कूलर के पानी को निकालकर अच्छे से साफ करके सूखा कर दे। उसका प्रयोग अब बंद कर दे। शरीर को पूरी तरीके से ढक कर रखे। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर जनित बीमारियों की जांच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध है, ऐसा उन्होंने कहा।
नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल के जल्द निर्माण को लेकर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। एयरपोर्ट लिंक रोड में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के प्रस्ताव को नागरिक उड्डयन विभाग ने स्वीकृत कर दिया है। डीएम विशाख जी ने बताया कि चकेरी एयरपोर्ट में निर्माणाधीन नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल को कानपुर प्रयागराज मार्ग से जोड़ा जाना है। यहां एयरपोर्ट लिंक रोड पर प्रकाश व्यवस्था के लिए 3 करोड़ 35 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, उसकी मंजूरी मिल गई है। एयरपोर्ट टर्मिनल में कैंट 2 के तहत रात में भी विमान की लैंडिंग को लेकर काम चलता रहा है। साथ ही एयरपोर्ट लिंक रोड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 2 के 484 किलोमीटर के चकेरी एयरपोर्ट तक 4 लेन मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। इसके लिए शासन को धन आवंटन के लिए पत्र लिखा गया था। इसके बाद उसका सर्वे किया गया था। रिपोर्ट के आधार पर नागरिक उड्डयन विभाग ने 3 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। मवैया में एयरपोर्ट के लिए बन रहे नए टर्मिनल और टैक्सी लिंक का काम नवंबर के अंत तक पूरा होना है। इसके बाद यूपीआरएनएन टर्मिनल भवन और टैक्सी लिंक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर देगा, जिसके बाद दिसंबर तक विमानों की उड़ान भी शुरू हो जाएगी। चकेरी एयरपोर्ट से रात्रि विमान सेवा वर्ष 2023 तक शुरू होने की तैयारी चल रही है। इसके लिए जमीन संबंधी रिपोर्ट प्रशासन ने एयरफोर्स को सौंप दी है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम है हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।